हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा यानी कि एजीटीए एग्जाम की मुख्य परीक्षा के लिए क्लास है जो हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस की चल रही हैं। इसमें आपके चैप्टर हो चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर आपका जो बचा है, लास्ट सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें थोड़े से क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले जो इसकी क्लासें हो चुकी हैं उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपका ये कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आज कुछ इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है कि पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, ये आपका लास्ट चैप्टर है। और उसके बाद ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, इसकी क्लासेस जो आपके सिलेबस के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आज की क्लास का क्वेश्चन कि सांख्यिकी के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 भागों में, सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियां और व्यवहारिक सांख्यिकी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या शामिल किए जाते हैं। तो प्रायिकता सिद्धांत शामिल किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी रीतियों का कौन सा क्रम सही है। पहला है, सबसे पहले है आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं किया जाता। आर्थिक आंकड़े, कृषि आंकड़े, व्यापारिक आंकड़े, ये तीनों किए जाते हैं लेकिन पूर्वानुमान नहीं किया जाता। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय सांख्यिकी सांख्यिकी सेवा का गठन कब किया गया। तो ये 1961 में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। ये जो हुई थी वो आपकी 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन वर्ष 1951 में किया गया। वर्तमान में सीएसओ का विलय एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कर दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर राज्यों में सांख्यिकी संगठन कितने स्तरीय व्यवस्था पर आधारित है। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था पर आधारित है। 3 कौन सी है, जिला स्तर, संभागीय स्तर और आपका सर्वोच्च स्तर, 3 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सांख्यिकी समन्वय कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो अर्थ एवं सांख्य निदेशालय के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। राज्य स्तर पर सांख्यिकी समन्वय कार्य राज्य सांख्यिकी ब्यूरो, जिसे आजकल अर्थ एवं सांख्य निदेशालय कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है संगठन और दूसरी तरफ है संबंधित वर्ष, कौन सा संगठन कौन सी वर्ष में स्थापित। तो इसमें जो सही है वो आपका जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय 1948 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन 1950 और कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एवं स्टेटिक्स विभाग तो ये 1895। 1 2 3 4, इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेत के प्रबंधन की कार्यकुशलता को जानने हेतु किन किन मापों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी से संबंधित अनुपात, आय से संबंधित अनुपात, लागत से संबंधित अनुपात, खेती की गहनता का सूचकांक। तो ई ऑप्शन सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी से संबंधित अनुपात के तहत किसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये खेत की वित्तीय सुरक्षा का अनुमान पूंजी से संबंधित अनुपात किसी खेत की वित्तीय सुरक्षा अनुमान लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट की सहायता लेनी पड़ती है तो पूंजी से संबंधित अनुपात हेतु लेनी पड़ती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आय पर आधारित अनुपातों को जानने हेतु मुख्यतः किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो खेत के व्यापारिक तथा लाभ हानि के खातों की सहायता लेनी पड़ती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय पर आधारित अनुपात को जानने हेतु किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो सकल आय की दर और प्रति एकड़ निवल आय, इन दोनों का किया जाता है। एक और दो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक उपखंड में स्थित किसी विशेष खेत पर प्राप्त की गई फसलों की उत्पादकता उस उपखंड की औसत उत्पादकता की तुलना में कितनी अधिक या कितनी कम है, या किस सूचकांक से प्राप्त होता है? तो ये फसलों की उत्पादकता सूचकांक से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूत्र के द्वारा फसलों की उत्पादकता का समायोजित सूचकांक प्राप्त किया जाता है? इसमें जो सही है वो है आपका ए ऑप्शन सही है, फसलों की उत्पादकता का सूचकांक इनटू खेती पर खेती। तो ए सही है, गहनता का सूचकांक अपॉन उपखंड में खेती की गहनता का सूचकांक। फसलों की उत्पादकता का समायोजित फसलों की उत्पादकता का सूचकांक इनटू खेती पर खेती, सूचकांक बराबर फसलों की गहनता का सूचकांक अपॉन उपखंड में खेती की गहनता का सूचकांक। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स सुल्ज ने अपनी किस पुस्तक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तन करने के सुझाव को प्रस्तुत किया? तो ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स सुल्ज के अनुसार पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं? तो इसकी गतिहीनता को कहते हैं। इसमें गतिहीनता आ जाती है तो यह कृषि पारंपरिक कृषि में परिवर्तित हो जाती है। सुल्ज के अनुसार पिछली कृषि तथा पारंपरिक कृषि समानार्थक नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस देश की कृषि गैर पारंपरिक है? तो वो अमेरिका और जापान दोनों की है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जहां अमेरिका के खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि जापान के खेतों का आकार छोटा होता है, फिर भी दोनों देशों की कृषि गैर पारंपरिक कृषि की श्रेणी में आती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पारंपरिक कृषि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जब तक कृषि की अवस्था गैर पारंपरिक है कृषि में असंतुलन बना रहेगा। दूसरा है, कृषि उत्पादन के भिन्न भिन्न साधनों के प्रतिफल उनकी लागत के बराबर नहीं होंगे अपितु ये लागत से अधिक होंगे। तो इसमें दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सी विशेषताएं आधुनिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो किसान हल तथा बैलों का उपयोग ये नहीं है। पारंपरिक कृषि प्रकृति पर निर्भर रहती है जिससे किसान हल और बैलों का उपयोग करते हैं। खेतों में उर्वरता बढ़ाने हेतु देसी गोबर की खाद, सनई ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग करता है। सिंचाई हेतु मौसम पर अधिक निर्भरता थी, कुओं तथा तालाबों के पानी से सिंचाई होती थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स सुल्ज के अनुसार पारंपरिक कृषि की विशेषताओं पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि एक पारंपरिक कृषि में साधनों का प्रयोग अनुकूलतम होता है। दूसरा है, ऐसी कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी कभी भी नहीं होती। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री मदानी ने किस स्थान की कृषि का अध्ययन करके यह बताया कि एक गैर पारंपरिक कृषि में उत्पादन के साधनों का विनिधान पारंपरिक कृषि की तुलना में बेहतर है? तो वो पूर्वी अफ्रीका है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कई अर्थशास्त्रियों जैसे देसाई, कोलन, सोनी आदि के अध्ययनों से पता चला कि एक पारंपरिक कृषि में साधनों का विनिधान अनुकूलतम नहीं होता। सोनी ने यह निष्कर्ष दिया कि गैर पारंपरिक कृषि में उत्पादन के साधनों का विनिधान पारंपरिक कृषि की तुलना में बेहतर है। यही बात पूर्वी अफ्रीका की कृषि का अध्ययन करके अर्थशास्त्री मदानी ने कही। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवर एवं दहिया कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये स्थानांतरण कृषि है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग कृषि पद्धतियों का पालन करता है। फसल के प्रकार और कृषि के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। जैसे प्राचीन कृषि, झूम या स्थानांतरण कृषि आदि। भारत में झूम कृषि के अनेक नाम हैं।
अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, दक्षिणी राज्य में जारा या एरका और आंध्र प्रदेश में पेंडा कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि लवणीकृत हो रही है? तो वो अधिक सिंचाई से। खेत में अधिक सिंचाई करने से मिट्टी में नमक की सघनता में वृद्धि होती है। यह समुद्री जल द्वारा कृषि योग्य भूमि की बाढ़, समुद्री जल के रिसाव या नीचे की मिट्टी के माध्यम से खारे भूजल और खराब सिंचाई पद्धतियों के कारण होता है। भारत में कृषि योग्य भूमि मुख्य रूप से खराब सिंचाई पद्धतियों के कारण लवणीकृत हो रही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एकोस्ट के अनुसार कृषि में शून्य मूल्य के श्रम होने के कारण है। तो साधनों के बाजार की अपूर्णता और साधनों की सीमित तकनीकी स्थानापत्ति। एकोस्ट के अनुसार जब साधनों के बाजार में अपूर्णता है तो देश के किसी भी भाग में किसी समय कृषि में साधनों की विशेषता श्रम की पूर्ति उसकी मांग से कई अधिक हो सकती है। यदि उत्पादन के विभिन्न भिन्न साधन एक सीमा तक ही हों, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उस सीमा के पश्चात साधन स्थानापन्न होने के बजाय संपूरक हो जाते हैं तो एक साधन के उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरा साधन बेकार पड़ा हो रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर अहमद खान के अनुसार कौन सी बात सत्य है? तो अविकसित देश में छिपी बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में छिपी बेरोजगारी, विकसित राष्ट्रों में छिपी बेरोजगारी। तो राइट ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों सही है। यूएनए की कमेटी द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा फिलीपींस के बारे में अध्ययन करके ये सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन पिछड़े हुए देशों की कृषि में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर है। इसके अतिरिक्त जॉर्ज रेगन ने वर्ष 1960 में तथा नासिर अहमद खान ने 1961 में अपने अध्ययन द्वारा इस बात का समर्थन किया कि अविकसित एवं अधिक जनसंख्या वाले देशों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन है वो आपका श्रम है। मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में श्रम ही उत्पादन का मुख्य साधन होता है। पारंपरिक कृषि में पूंजी प्राय घटिया उपकरणों तथा बैलों के रूप में होता है और इनकी उत्पादकता बहुत ही कम होती है, इसीलिए बहुत अधिक उत्पादनकारी नहीं होता। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार आय के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। पहला स्तर है कि केवल मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। दूसरा है कि यह किसान की केवल पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा तीसरा स्तर एक ऐसे प्रगतिशील समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आवश्यकताएं तथा रहन सहन का स्तर निरंतर बढ़ता रहता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार एक पारंपरिक कृषि में मुख्य रूप से खेत कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक बे जिनसे प्राप्त होने वाली आय केवल किसान की जैविक आवश्यकताओं को ही पूरा करती है और दूसरा बे जिनसे प्राप्त होने वाली आय अपनी अधिकतम सीमा पर भी एक किसान की केवल सभी पारंपरिक आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोशेरप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के विकास के चरण है? एक से अधिक फसलों वाला चरण, वार्षिकी फसलों वाला चरण, झाड़ियों के कारण परती भूमि का चरण। तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कब कृषि लागत का मूल आयोग किया गया? तो 1985 में किया गया। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कृषि उपजों के समर्थन मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु किया गया। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कौन सी संस्था कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है? नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये जो है वो केवल 3 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण फसल बोने से पहले करती है, सही है। दूसरा है कथन सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य या यूटी में असीमित होता है। तो केवल इसमें एक कथन सही है, केवल ए ऑप्शन सही है।
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण फसल बोने से पहले करती है, चूंकि भारत सरकार का खाद्यान्न का बफर स्टॉक सीमित है, इसलिए कोई राज्य या यूटी फसलों की असीमित खरीद नहीं कर सकती। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेड की स्थापना कब हुई थी? तो नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और यह भारत की बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी संस्था है। ये कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने एवं व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो नेफेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है और यह कृषि उत्पादों के मूल्य में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये जनवरी 1965 में हुई, 14 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? एमएसपी दी जाती है तो 22 फसलों पर दी जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक उदाहरण है? तो भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है उत्पादन लागत, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में कीमत प्रवृत्तियां और तीसरा है अंतर फसल मूल्य समानता। तो राइट ऑप्शन केवल 3 है, केवल आपका 3 सही है, अंतर फसल मूल्य समानता। किसी वस्तु का एमएसपी के निर्धारण के क्रम में उत्पादन लागत, अंतर फसल कीमत समता और अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार में कीमत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सरकार किसानों से किस कीमत पर फसलों को खरीदता है? तो सरकार जो खरीदती है वो लागत से कम 1.5 गुना अधिक दर पर खरीदती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब हुई? तो ये 1966-67 में हुई और किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य देने हेतु सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया। भारत में पहली बार एमएसपी 1966-67 में लागू किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी गारंटी कानून के तहत निम्नलिखित विकल्पों में से कौन असत्य है? तो पहला है कि किसानों को उनकी कृषि उपज हेतु न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना सही है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सही है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये भी सही है। लेकिन आपका इसमें किसानों को अमीर बनाना ये सही नहीं है, बी ऑप्शन ही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो केंद्र सरकार घोषित करती है और सरकार रबी और खरीफ फसलों के एमएसपी की घोषणा फसल बोने की शुरुआत में ही कर देती है। यह निर्णय सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा बताए गए प्रमुख बिंदुओं का सावधानी पूर्वक व्यापक अध्ययन करने के बाद लिया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी पर फसलों की खरीद कौन नहीं करता? तो एसबीआई नहीं करती, एफसीआई, नेफेड और सीसीआई ये तीनों करती है, लेकिन डी एसबीआई नहीं करती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2024-25 में विपणन सत्र में गेहूं की एमएसपी कितना घोषित की गई है? तो ये जो घोषित हुई है वो 2275 हुई है और 23-24 में 2125 रुपए थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति द्वारा एमएसपी पर क्या विचार दिया गया? तो C2 + 50%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार किसानों को उनकी फसल लागत का 50% अतिरिक्त देने की बात कही गई थी, जिससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य है? पहला कथन है कि कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण और दूसरा है कि कृषकों के लिए अधिकतम मूल्यों का सुनिश्चय। तो आपके दोनों सही हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एक वर्ष में कितनी बार करती है? तो 2 बार करती है। एक फसल बुवाई से पूर्व ही कर देती है और एक रबी की फसल हेतु तथा दूसरी खरीफ की फसल के लिए करती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता? तो सामाजिक पूंजी विकास, सरकार द्वारा शीतगार भंडारण सुविधाएं स्थापित करना, इन दोनों को माना जाता है, लेकिन कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, इसको नहीं माना जाता। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास तथा सरकार द्वारा शीतगार भंडारण सुविधाएं स्थापित करना सार्वजनिक निवेश माना जाता है, जबकि कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी को सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता? तो आम पर नहीं दिया जाता। आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र 2024-25 के अंतर्गत चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 5,440 रुपए क्विंटल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तथा गेहूं का 2,275 रुपए क्विंटल है। मसूर का 6,425 रुपए क्विंटल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने परसेंट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है? तो 14% मिलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंतर्गत खानदान उत्पादन आते हैं। स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर एमएसपी की शुरुआत हुई। दूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से बादामी मसाला उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था? तो ये बाजार आश्वासन योजना, मूल्य अंतर खरीद योजना, निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है स्थापना दिवस। तो सबसे पहले है एफसीआई, इसकी स्थापना 1965 में हुई। नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। नेफेड की 1958 को और ट्राइफेड की 1987 को। आपका इसमें ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असत्य है? पहला है, चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का संविदित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। तो चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। आपका इसमें जो गलत है वो आपका ए ऑप्शन ही गलत है। ए ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एमएसपी ग्रेटर देन C2 लागतें। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी दलहनी फसलों पर मिलती है? 8, 12, 5, 4। तो 5 पर मिलता है। भारत सरकार द्वारा कुल 5 दलहनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो निम्नलिखित है: चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। जबकि 7 अनाज वाली फसलों पर यथा धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ऑयल सीड, मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर और कुसुम। अन्य फसल गन्ना, कपास, जूट, नारियल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो गेहूं की फसल को। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो अलसी, सरसों, जई। ये तीनों हैं, लेकिन आपकी सोयाबीन नहीं है। भारत में खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर हैं। खरीफ की फसलों में की अवधि जुलाई से अक्टूबर तक चलता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी। मानसून की बारिश खत्म होने के बाद रबी की फसलों की बुवाई होती है। इस प्रकार का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, अलसी आदि। तो इसमें सोयाबीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विपणन की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? तो 4 कौन सी हैं? गांव में विक्रय, मंडी में विक्रय, बाजार में विक्रय तथा सहकारी विपणन।
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विपणन की कौन सी पद्धति प्रचलित नहीं है? तो बैंक में विपणन नहीं है, गांव में विक्रय, मंडी में विक्रय, सहकारी विपणन, ये तीनों है, लेकिन बैंक में विपणन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की स्तुति पर हुई? तो शिवरमन समिति की स्तुति पर 12 जुलाई 1982 में। और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत शिवरमन कमेटी की स्तुति पर हुई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड कृषकों को किस माध्यम से ऋण मुहैया कराता है? पहला कथन है, ये कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। दूसरा है, नाबार्ड कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका, वो आपका केवल दो कथन सही है कि नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है, बल्कि यह सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1975 में हुई। बी ऑप्शन सही है। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों में एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना कब की? तो जुलाई 2015 में की, और इसका क्रियान्वयन 2017-18 को हो गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों के हित को संरक्षित करने के लिए तथा उनके उपज को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग एक्ट का पारित हुआ। तो 1937 में पारित हुआ, और इसके अंतर्गत उन उत्पादों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण है उन पर एक माह की सील लगा दी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेड की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई, और यह एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। नेफेड ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में दोनों ही उत्पादकताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। तो पहला है नेफेड, नेफेड की स्थापना 1958 में हुई, एनसीडीसी की 1963 में हुई, ट्राइफेड की 1987 में, और नाबार्ड की 1982 में हुई। तो ऑप्शन जो सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के खाद्यान्नों के क्रय तथा विक्रय करने की सरकार की एकमात्र एजेंसी है? तो एफसीआई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई। यही एक महासंस्था है जो खाद्यान्नों का क्रय विक्रय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ है? तो ये जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, नई तकनीकों, जल संरक्षण इत्यादि में जागरूकता हेतु सरकार ने किसान टीवी चैनल कब चालू किया? तो 2015 में चालू किया। और डीडी किसान एक भारतीय कृषि संबंधित 24 घंटे का टेलीविजन चैनल है जो दूरदर्शन के स्वामित्व में है। इसे 26 मई 2015 को शुरू किया गया। यह चैनल कृषि और संबंधित जैसे क्षेत्रों जैसे नई कृषि तकनीकी का प्रसार, पानी के संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी देता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है जो पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं? तो वो एफसीआई है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? तो भूमि विकास बैंक नहीं है, ये गैर संस्थागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं। भूमि विकास बैंक बैंकिंग खंड की श्रेणी में आता है, और शेष है वो गैर संस्थागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालीन ऋण की जो अवधि होती है वो 15 महीने से कम होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अल्पकालीन अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 महीने से कम होती है जो कृषक कृषि संबंधी अल्पकालीन आवश्यकता जैसे बीज, खाद, जानवरों के लिए चारा तथा गृह कार्य हेतु लेता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम कालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? तो ये 15 माह से अधिक 5 वर्ष से कम होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ये मध्यमकालीन ऋण की अवधि 15 माह से अधिक तथा 5 वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का आपका जो कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया। और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और इस चैप्टर का भी, कि दीर्घकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष से अधिक, 15 माह से कम, 6 माह से कम, 1 वर्ष से कम। तो ये 5 वर्ष से कम होती है। यह ऋण किसान खेत खरीदने, खेत पर स्थायी निर्माण कराने तथा महंगी मशीन खरीदने हेतु लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एक चैप्टर और बचा है पशु दुग्ध से संबंधित, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एजीटीए की। इससे पहले एक बुक आपकी जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे एजीटीए के, वो आपकी कंप्लीट करा दी गई है, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और इसका जो पूरा सिलेबस है आपका, जो 65 नंबर की कृषि तकनीकी, 15 की कंप्यूटर और 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो 65 नंबर की आप कृषि तकनीकी ये क्लासें आपकी चली रही हैं। 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर की क्लासें चैनल पर हो चुकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल आपकी रेगुलर चल रही है। तो ये आपका सिलेबस था। ये क्लासें आपकी एग्जाम के लिए, जो आपका अगस्त में एग्जाम होगा एजीटीए का, उसके लिए सभी क्लासें आपकी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।